हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुषों के हित में काम करती है, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। जिस घटना के बारे में आज हम बात करेंगे उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। नोएडा के रहने वाले निशांत बरनवाल की अचानक मौत होती है 13 सितंबर की रात को अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। निशांत की पत्नी का ये कहना है कि निशांत ने आत्महत्या की है, मगर निशांत के घर वालों का ये मानना है कि ये आत्महत्या नहीं है, क्योंकि निशांत कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही निशांत की पत्नी अपनी 3 साल की बेटी को लेकर घर से फरार हो जाती है और साथ ही सारे एविडेंसेस भी गायब कर देती है। न्याय की गुहार लगाते हुए निशांत के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और किसी तरह एफआईआर दर्ज कराते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशांत की बहन तुलिका बरनवाल। तो चलिए स्वागत करते हैं तुलिका जी का। नमस्ते तुलिका जी एंड फॉर्म इन इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्ते मैम। तुलिका जी, कुछ दिनों पहले आपने हमें कांटेक्ट किया था। आपके भाई के साथ एक बहुत ही दुखद घटना घटी। आपने अपने भाई को खोया है एंड आपका ये दावा है, ये कहना है कि जो भी हुआ इसके पीछे का कारण आपके भाई की पत्नी है। अ, मैं चाहती हूँ कि आप ये जो पूरी घटना है ये हम सबको बताएं कि कहाँ से चीज़ों की शुरुआत हुई और कैसे ये दुर्घटना घटी। मैम मुझे तो 13 तारीख की रात में फ़ोन आया सडनली, मतलब 1:30 बजे रात को फ़ोन आया कि ऐसा आपके भाई के साथ हो गया, आपके भाई ने सुसाइड कर लिया है। मैम आप समझ सकते हो उस समय कंडीशन क्या होगी। मैं यहाँ दुर्गापुर में रहती हूँ, वेस्ट बंगाल में। यहाँ से दिल्ली हम लोग गए, दोपहर में 2 डेढ़ बजे की फ्लाइट थी। वहाँ पहुँचे तो जो चल रही थी चीज़ें, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, समझ में नहीं आ रही थी। 1-2 दिन तो हम लोग को समझ में नहीं आ रही थी। मेरी बहन ऑलरेडी थी वहाँ पे, मतलब वो दिल्ली में रहती है, वो आ गई थी। तो जैसा बताया उसने, वो लोग तो साथ में थे, हॉस्पिटल गए थे। वाइफ जो थी भाई की, वो उसकी बॉडी को लेके ऑलरेडी जा चुकी थी हॉस्पिटल। और जैसा उसने बताया कि भाई की बॉडी को उसने अकेले फंदे से उतारा। उसके बाद जब हम लोग उसके फ़ोन के लिए पूछे तो बताया उसने कि सिम वो निकाल के अपने फ़ोन में लगाई। तो ये सब चीज़ें बहुत अजीब थी। धीरे-धीरे इन हुँ, चीज़ों पे माइंड किया कि क्यों ऐसे कर रही है, समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें पहले तो। जब 1-2 दिन हुँ, बाद चीज़ें समझ में आई और जैसे जैसे क्रिमिनेशन हो गया ना, उसका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया। जैसे उसको कोई दुःख नहीं था, कोई सैडनेस नहीं थी, जैसे वो फ्री महसूस कर रही थी, रिलैक्स महसूस कर रही थी। ओके। अ, तुलिका जी, ये जो आपके भाई की शादी कब हुई और कैसे इन चीज़ों की शुरुआत हुई? क्या वो आप बता सकती हैं हमें कि कैसे ये जो आपने हमें बताई थी कि जैसे बहुत झगड़े होते थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, जिसकी वजह से उन दोनों में काफ़ी टेंशन्स आई थी और कहीं न कहीं उसकी वजह से दोनों में रिलेशंस खराब हुए थे। तो ये सब इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? शादी कब हुई और कैसे ये सब कुछ बात आगे बढ़ी? शादी 2015 में हुई थी मैम। मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, हुँ, उनके जान-पहचान में थे। तो हुँ, शादी अरेंज मैरेज ही हुई थी। देखना-दिखाना चलता है और आपको पता है इस साइड जब लड़कियाँ दिखाई जाती हैं तो फैमिली ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। हुँ, तो बस वही सब वो सब चल रहा था, शादी हो गई। शादी के बाद जैसे वो फैमिली में आई ना, तो कई बार चीज़ें ऐसी होती थी कि हम लोग कुछ मना करते थे, तुरंत जवाब दे देती थी, "नहीं, मैं ऐसे नहीं, ऐसे कर रही थी।" वो ये तुरंत बाद होने लगा, शादी के तुरंत बाद। तो ठीक हुँ, है, हुँ, लड़की है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। हम लोग भी यही सोचे, फिर सब अपने-अपने घर चले गए। वो भी भाई के साथ नोएडा चली गई। वहाँ हुँ, पे वहीं रहती थी। कभी-कभार 2-4 दिन के लिए मिलना-जुलना होता था। इन 2-4 सालों में तो ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद 2019 के बाद वो जब बेबी हुई, उनको हुँ, 2021 में हुई। 2021 में उनकी बेबी हुई है, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत साथ में रहे हैं या मिलना-जुलना हुआ है। हुँ, हुँ, 2022 घर आई बच्चे को लेकर के। पापा की तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, थोड़ा वहाँ भी बगल में प्रॉपर्टी जो थी हमारा घर था उनके वॉल से सट के एक बिल्डर ने बना दिया था, थोड़ा उनसे प्रॉब्लम चल रही थी। तो भाई आया पापा को सपोर्ट करने के लिए, साथ में उसको भी आना पड़ा। वो हुँ, आना नहीं चाहती थी।
यहाँ आके रहना नहीं चाहती थी। कुछ दिन तो वो ठीक से रही, उसके बाद वही जो लड़कियाँ बाहर रहने लगती हैं, फ्रीडम मिल जाती है अपने मन से उठना, अपने मन से सोना, अपने मन से हर काम करना, यहाँ पे थोड़ा-सा उसको बाउंडेशन लगती थी। तो हुँ, कुछ दिन वो ठीक से रही, उसके बाद उसने छोड़ दिया कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। 10 बजे तक सोती हुँ, रहती थी। मम्मी जो कर दी, फिर उसके बाद किसी चीज़ में उसको टोका जाए तो बुरा लगता था, हर चीज़ पे झगड़ा करने लगी, भाई से लगभग हर दिन उसका झगड़ा होता था। समझाया जाता था, हर कोई समझाता ही है ना, घर की बहुएँ अगर इस तरह से करती हैं तो समझाया जाता है। तो जब उसको समझाया जाता तो चीज़ें और खराब हो जा रही थी। 2023 में ये कंडीशन हो गई थी कि मेरे पापा एक दिन नाराज़ होके घर छोड़ के चले गए थे, वो भी हुँ, जनवरी की ठंड में। आपको पता है बनारस में कितनी ठंड पड़ती है, इधर-उधर भटक रहे थे, बिल्कुल। भाई समझा मतलब वो घर की कलह से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे ना कि उनको लगता था कि ये बार-बार मेरे भाई से बोलते थे, "इसको लेके चल जाओ नोएडा, ये घर में रहेगी तो इसी तरह शांति बनी रहेगी।" लेकिन भाई हुँ, बोलता था कि मेरा फ्रॉम होम चल रहा है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मुझे आप लोग के साथ रहना एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा जैसे फैमिली को पसंद करने वाला लड़का, फैमिली के साथ रहने वाला लड़का था। ये उसकी वाइफ़ को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको फैमिली नहीं पसंद थी, उसको मैं पसंद नहीं थी, उसको मेरी मम्मी पसंद नहीं थी, मेरे पापा पसंद नहीं थे। ये सब प्रॉब्लम्स चल रही थी। हुँ, ओके, हो गया ये सब। हाँ, मैम क्या बोल रहे हैं? फिर ओके सितंबर में हुँ, हुँ, सितंबर में मेरे पापा हाँ, एक्सपायर हो गए। इस बीच में कई बार झगड़ा हुआ, इवेन उसने मेरे भाई के ऊपर हाथ भी उठाया, पापा के सामने। ये चीज़ पापा को बहुत लगी, मतलब एक होता है ना कि दिल पे लग जाए, वैसी चीज़ें कि कैसी औरत है ये अपने पति पे हाथ उठा रही, जो पति हर कुछ करता है, हर चीज़ करता है उसके लिए। तो ये सब चीज़ें बढ़ती-बढ़ती बढ़ गईं। फिर पापा की डेथ हो गई सितंबर 23 में। उसके बाद तो जैसे उसके लिए रास्ते खुल गए, घर में कोई समझाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। हमारी अपनी घर गृहस्थी है, मैं दुर्गापुर आ गई, मेरी बहन दिल्ली चली गई। भाई, मम्मी और वो घर पे रहते थे। उसके बाद उसने मम्मी के साथ बहुत मिसबिहेव किया, उल्टा-सीधा बोला, गालियाँ दी। मम्मी के पैर का ऑपरेशन हुआ, वो उनको लंगड़ी-लंगड़ी बोलती थी। इस तरह की बातें करती थी। खाना नहीं टाइम पे बनाती थी, देती नहीं थी, रात के 12 बजे कभी उठा के बोले खाना बन गया है, खाना है तो खा लीजिए, नहीं तो आप अपना देख लीजिए। भाई को बोलती थी जो बना रही हूँ चुपचाप खाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। इस तरह का उसका बिहेवियर था। गालियाँ तो उसके मुँह पे बैठी हुई हैं, बहुत ज़्यादा गालियाँ देती थी। हुँ। तो जब ये सब चीज़ें घटनाएँ जब घट रही थी, तो कभी आप लोगों ने जैसे इंटरफेयर करने की कोशिश की, इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश की? मैम, हम लोगों ने कोशिश की, अभी इसी साल क्या हुआ जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो मम्मी के पेंशन के पेपर्स वगैरह बनने थे, वो सब रेडी हो गए। मम्मी मेरी हुँ, बोली, "बेटा मुझे लेके चलो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी।" तो मैं उनको दिसंबर में 23 दिसंबर को मैं लेके आ गई उनको। हुँ, 30 दिसंबर को यहाँ दुर्गापुर लेके आ गई, उसके बाद मम्मी मेरे साथ ही रह रही थी। भाई, उसकी वाइफ़ और बच्ची वहाँ रह रहे थे। तो आप समझ सकते हैं घर में कोई मेंबर नहीं है, तो वही 3 हैं, तो आपस में कलह किस वजह से हो रही होगी? फिर भी होती थी। हुँ, समर वेकेशन में अपनी मम्मी के साथ जाने वाली थी। अब मम्मी का घर है, उनका तो मन करेगा ही कि मैं अपने घर में जाके कुछ दिन रहूँ, तो उनकी मेरे भाई से बोला कि मैं हफ़्ते 10 दिन के लिए आके रहना चाहती हूँ वहाँ पे। तो भाई तो हुँ, वेट कर रहा था कि परिवार में रहे साथ में, वो खुश था। लेकिन इनके मैडम के कान में पड़ा, इनकी नींद हराम हो गई। ये रात-रात भर सोती नहीं थी, उसको परेशान करती थी। ये हमारे घर में ऊपर किराएदार रहते थे 2, उनमें से जो आंटी थी, वो काफ़ी साल से रह रही थी हमारे साथ, हमारे घर में। उनको जाके इन्होंने परेशान करना शुरू किया, बोला कि ये पोर्शन आप घंटे 2 घंटे में खाली कर दो, मैं इसमें रहूँगी, मेरी सास और ननद आ रही हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। अब वो लोग घबरा हुँ, गए, परेशान हो गए, जाके ऐसे कर रही है, वो मम्मी को कॉल किए कि आंटी देखिए ऐसे-ऐसे कर रही हैं, भाभी आके परेशान कर रही हैं ऊपर हम लोग को और कह रही हैं कि आप लोग खाली नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा, धमकी दे रही हैं। फिर हमने हुँ, बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। भाई भी परेशान, तो मैंने ही के घरवालों को फ़ोन किया, उनकी बहन को, उनकी जीजा को, उनके मम्मी-पापा नहीं हैं। तो गार्डियन के नाम पे जो-जो थे सबसे बात की कि देखिए भैया आपकी बेटी ऐसे कर रही है, आपकी बहन ऐसे कर रही है, इनको समझाइए। लेकिन उसका उल्टा असर हो गया कि आपने मेरे घरवालों को कैसे फ़ोन किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई? जब हस्बैंड से नहीं सुन रही है, सास से नहीं सुन रही है, तो शायद अपने घरवालों से सुनती। ये सोच के मैंने सबसे बात की। लेकिन उल्टा ही असर हो गया। मेरी मम्मी ने उनके चाचा से बात की कि ऐसे-ऐसे कर रही है। उन लोगों ने समझाया, उनके चाचा ने समझाया, उनके जीजा ने समझाया, किस स्तर पे समझाया वो मुझे नहीं पता। उनसे बात हुई, फिर मैं घर गई। सॉरी मई में मैं घर गई, तो मैं, मम्मी, भाई, और उसकी वाइफ, बच्ची सब थे।
अपना काम-धाम करते थे, खाना-पीना बनाते थे, मम्मी करती थी, मैं करती थी। वो ज़्यादातर अपने कमरे में पड़ी रहती थी, खाना रेडी हो जाता था, आके खा लेती थी। जब मन किया तो थोड़ा बहुत किया, नहीं तो अपने कमरे में पड़ी रहती थी। हम लोग से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। हम लोग को भी था कि 10 दिन काटने हैं, निकल जाना है। लास्ट डे थोड़ा-सा हो गया उससे, मतलब समझाने की कोशिश की, लास्ट डे पूछा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही बोला। जब हम लोग चले आए, फर्स्ट जून को मैं अपने घर चली गई, मम्मी मेरी छोटी बहन के साथ दिल्ली चली गईं। सेकंड जून को उसने फिर से वही नाटक शुरू किया, रेंटर्स से झगड़ा किया, भाई से झगड़ा किया। फिर मैंने इनके घरवालों को फ़ोन करके बोला कि समझाइए, बार-बार यही चीज़ें होती थी, लेकिन ज़िम्मेदारी लेने वाला कोई बंदा नहीं था। उनके घर में कोई बंदा ऐसा नहीं था, जो बोले कि मैं इसको समझाऊँगा। वो लोग बोलते थे, "अरे! आपके घर का मामला है, हम लोग क्या बोलें?" इवन मैंने अपने अपने चाचा जी को बुलाया, इन लोग का इनके बीच का, क्योंकि मैं भाग के तो यहाँ से नहीं जा सकती ना, वेस्ट बंगाल से बार-बार मैं बनारस तो नहीं जा सकती। मेरे चाचा जी वहाँ रहते थे, हुँ। उनसे बोला। वो उनकी वाइफ़ आए, वो समझाए, और भी आस-पड़ोस के लोग थे, या जो हमारे फ्रेंड सर्कल में थे 2-4 लोग, वो बीच में पड़े, समझाया कि देखो ये सब सही नहीं है। तुमको तुम्हारे हस्बैंड को रहना है साथ में, क्यों ऐसे करते हो? लेकिन चीज़ें उसको समझ में नहीं आती थी। मेरा भाई फिर 8 तारीख को उसको लेके नोएडा वापस चला गया। हुँ। चला गया। इस बीच में मम्मी से सिर्फ़ एक बार उसकी मुलाकात हुई, वो 4 अगस्त को नोएडा से छतरपुर गया था बहन से मिलने, बस एक बार। फिर हमारी बस फ़ोन कॉल पे बात होती थी, या फिर वीडियो कॉल होती थी। और उसके बारे में, उसकी वाइफ़ के बारे में लोग पूछते भी नहीं थे, क्योंकि पता था कैसी औरत है, उसके बारे में पूछ के बस यही पूछते थे कि भैया सब कुछ ठीक चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? तो बोलता था हाँ, ठीक है। इवन मेरी 13 तारीख को भी उससे बात हुई, जिस दिन की ये घटना है। उस दिन भी एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है, और ये लेडी बोलती है, मेरा मतलब मेरा भाई निशांत हमेशा बोलता था मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं, जबकि ऐसा कभी नहीं बोला उसने। जो बंदा फ्यूचर प्लान कर रहा है, जो बंदा अपनी बेटी के लिए स्कूल ढूँढ रहा है, अपने लिए, मतलब सब कुछ वो सोच के रखा था कि आगे 10 साल बाद क्या करना है, ये सोच के रखा था, वो सुसाइड की बात क्यों करेगा? इनको वो ये चीज़ क्रिएट करनी थी, इसलिए झूठ बोली जा रही हैं। कभी ऐसी बात नहीं की उसने। इवन वो, मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं उससे शेयर करता था तो कहता था कि दीदी मैं हूँ ना, पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। अ, तुलिका जी आप थोड़ा टाइम लेना चाहेंगी? 2 मिनट? आप थोड़ा पानी पी लीजिए। कोई बात नहीं, आप यू टेक योर टाइम। आप थोड़ा स्टेबल होकर फिर बात कीजिए। जी मैम, बोलिए। आप ठीक है? जी, मैं ठीक हूँ। ओके। अम, तो ये सब जो आपने बातें बताई कि वो इस तरीके से झगड़ा करती थी, सबसे लड़ती झगड़ती रहती थी। शादी के पहले उसका कुछ और रूप था और शादी के बाद वो कुछ और बन गई। फिर बच्चा हुआ, फिर भी वो नहीं चेंज हुई, उसके और ज़्यादा टेंट्रम्स बढ़ने लगे, किसी की बात नहीं मानती थी। तो ये सब चीज़ें बढ़ने बिहेवियर जी, टैंट्रम्स उसके बढ़ने लगे 2023 के बाद, बहुत ज़्यादा होने लगा जब मेरे पापा की डेथ हो गई उसके बाद से। ओके, ओके। उसको अम, तो ये सब जो चीज़ें जो हो रही थी अ, क्या आपको कोई पता लगा कि कारण क्या था? एक्चुअली में क्या कारण था? किस वजह से वो मैम ऐसा कर मुझे, रही थी? या अगर हमें ये लगता था कि कारण उसको मम्मी को नहीं रखना है, तो मम्मी को भी ले आए थे साथ में। मुझे तो हुँ, झगड़े का कारण ही, अगर उसको ये था कि उसको प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप जानते हैं यूपी साइड में घर घर उसे भाई का ही होता है, तो वो उससे भी हमें प्रॉब्लम नहीं थी कि ठीक है तुम घर मकान जो तुम्हें चाहिए सब रखो। भाई था तो कोई टेंशन ही नहीं थी। मुझे तो समझ हुँ, हम बार-बार ये पूछते थे कि तुम ये करती क्यों हो? झगड़े की वजह क्या है, हमें समझ में नहीं आती थी। अगर ये था कि फैमिली थी, तो हम भी उसके पास नहीं जाते थे, उसके घर तो रहने कभी भी नहीं जाते थे। मम्मी उसके पास नहीं रह रही थी, वो हमारे पास रह रही थी। हमें खुद नहीं पता झगड़े की वजह क्या है। इवन मैं उसकी फैमिली से भी पूछी कि वो क्यों इस तरह से करती है? वो लोग भी जवाब नहीं दे पाए। और रात-रात भर जगी रहती थी, बैठी रहती थी, घूरती रहती थी, जैसे नहीं, अजीब-सा बिहेवियर था उसका। ओके। अम, तो जब ये घटना घटी ये 13 अक्टूबर को हुई थी? 13 सितंबर को। 13 सितंबर को। तो 13 सितंबर को जब ये घटना घटी, तो उसके बाद आप लोग वहाँ पहुँचे, तो पहुँचने के बाद या फिर पहुँचने के पहले
निशांत की पत्नी ने आपको क्या कहा या उसका क्या रिएक्शन था? और जैसे कि आपने हमें ये भी बताया था कि जैसे वो वहाँ से चली गई, सारे सामान को वहाँ से हटवा दिया, तो उसके बारे में हुँ। थोड़ा डिटेल में बताइए कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था? मैम मैं तो 14 तारीख की रात में पहुँची, 13 तारीख को जब ये घटना घटी है मतलब 13 तारीख की आधी रात को 1:30 बजे लगभग, तो मेरी फैमिली मतलब मम्मी, बहन और मेरे बहनोई वहाँ पहुँच गए थे। वो लोग सीधे हॉस्पिटल पहुँचे क्योंकि ये मेरे भाई को उठा के हॉस्पिटल ले गई थी। ये तो आपको बताया था मैंने ना कि इन्होंने अकेले दावा किया कि ये मेरे भाई को फंदे से अकेले उतार दी। उसको उतार दिया, बेड पे रख दिया और वहाँ से गार्ड के साथ उसकी बॉडी को पकड़ के ये सीढ़ी पे रख दी जाके, सीढ़ियों पे। एक चादर तक नसीब नहीं हुई मेरे भाई को। ये ऐसे उठा के 2 ने उनका पैर पकड़ा था, दोनों तरफ से हाथ पकड़ा था। ले जाके हुँ। सीढ़ी पे कोई करे हस्बैंड के साथ ऐसा मैम? मतलब डेथ के बाद भी एक सम्मान होता है ना, वो भी नहीं दिया गया इनसे। सीढ़ियों पे रख दी, वो भी पुलिस आने के 8 मिनट पहले। पुलिस आई, बॉडी उठा के ले गई। ना तो पुलिस ने जद्दोजहद दिखाई कमरे में जाने की, कोई कोई मतलब कोशिश ही नहीं की। कमरे में जाते तब तो पता चलता कहाँ फांसी लगी है, कहाँ फंदे का डिस्टेंस क्या है, बेड क्या कैसा है, कुछ भी नहीं हुँ। पुलिस ने पता कोशिश ही नहीं की। वहाँ से लेके हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मेरी फैमिली पहुँची, तो इनका बिहेवियर बहुत अजीब था। मेरे मेरे भाई की बॉडी पड़ी हुई थी स्ट्रेचर पे, ये पुलिस के पीछे-पीछे घूम रही थी। ये वहाँ भी ब्लेम गेम खेल रही थी, ये मेरे परिवार पे आरोप लगा रही थी। इन लोग की वजह से मेरी शादी में हंगामा हुआ। इन अरे! डेथ हुई है, तुम्हें शादी याद आ रही है? मेरी बहन बोली कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई गया। तो बोली रुकी, रुकी मैं आपका वीडियो बनाती हूँ। क्या कोई वाइफ हुँ। इस तरह से कर सकती है हस्बैंड के जाने के बाद तुरंत? नेक्स्ट डे भी हम ओके। बहुत जानने की कोशिश किए, क्यों हुआ, क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? तुम बोल रही हो सुसाइड किया है मेरा भाई, क्यों किया है? क्या वजह है? सुसाइड ऐसे तो नहीं कर लेगा। ये बोली ऑफिस से आए, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, चाय पिए, ये बोले सफाई क्यों नहीं करती? मैं बोली कर दूँगी। कपड़े क्यों नहीं धोती? मैं बोली धो दूँगी और आधी रात को जाके सुसाइड कर ली। क्या मतलब इन सब बातों का? कोई रीज़न होना चाहिए ना। झगड़ा तो तुम पिछले 5-6 साल से कर रही थी। झगड़ा तो वजह नहीं हो सकता है ना किसी को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। तो हमें रीज़न नहीं समझ में आया मैम, इसकी हर बात झूठी है, हर बात झूठ बोल रही है। और कौन-सी वाइफ मैम हस्बैंड की डेथ के बाद उसका फिंगरप्रिंट लेके फ़ोन खोलने की कोशिश करती है, अनलॉक करने की कोशिश करती है या अच्छा, तो ये बात आपको कैसे पता चली, ये फिंगरप्रिंट वाली बात? उसने खुद कबूली। उसने भाई का सिम निकाला तो हमने पूछा ये सब क्यों किया? सिम क्यों निकाला? डेथ के तुरंत बाद सिम निकाल के अपने फ़ोन में लगाया, व्हाट्सएप लॉगिन किया, कुछ डेटा डिलीट किया, ये सब उसने बात-बात में बताई हमें। हमने पूछा क्यों किया? तो मुझे किसी का नंबर चाहिए था, मेरा फ़ोन हैंग हो रहा था, मेरा ये मतलब फालतू की चीज़ें, जो कोई रिलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल रही थी। और सही रीज़न उसने नहीं बताया, उसने अपने जीजा से बोला कि कुछ बड़ा हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था मैं बता नहीं सकती। ऐसा क्या बड़ा हुआ था? नहीं पता। हुँ। गोल-मोल बात कर रही थी, सीधी-सीधी बातें नहीं कर रही थी। ओके। और उसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ की, तो उसको इंटेरोगेट निधि है उनका नाम, तो निधि को इंटेरोगेट किया कि नहीं किया? पुलिस तो पहले हम लोग को दौड़ा रही थी मैम, हम लोग 16 तारीख को कंप्लेन लेके गए, उसके बाद भी 2-3 बार गए। अ, हुँ। 18 गए थे। तब तक पुलिस हमारी कंप्लेन ही नहीं ले रही थी। उस दिन हम लोगों ने कन्विंस किया कि आप बात करिए निधि से। जब तक पुलिस कन्विंस हुई सुबह 8 बजे का गए, शाम के 4 बजे पुलिस को समझ में आया कि अच्छा ठीक है, थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। जब निधि को हुँ। बुलाया गया, तो निधि को जैसे पता चला पुलिस की कॉल आ रही है, निधि भाग ली वहाँ से, रेलवे स्टेशन चली गई। उनको उस दिन रांची के लिए ट्रेन पकड़नी थी। उस समय कुछ भी अच्छा। इंट्रोगेशन नहीं हो। उसके बाद ये अपनी बेटी को लेके चली गई वहाँ पे, बेटी को किसी रिश्तेदार के पास छोड़ करके 4-5 दिन बाद वापस लौट के आई। तब ओके, थोड़ी ओके। बहुत पुलिस बातचीत की, बहुत सॉफ्ट तरीके से बातचीत की, जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं हुँ। की। हुँ। ओके। हाँ, जी मैम। और और आपने ये भी एक बात मेंशन किया था जो मुझे अभी याद आई कि जैसे जब वो चली गई वहाँ से अपनी बेटी को लेकर, जो आपने मेंशन किया था,
अम, तो उसके बाद आपने ये भी कहा था कि बेटी अब कहाँ है आपको नहीं पता और पुलिस ने भी निधि की मदद की है छुपने में। तो उसके बारे में कुछ बताएँगे आप कि क्या है एग्ज़ैक्टली ये कहानी? मैम बेटी को कहाँ छोड़ के आई, पहले तो उसकी बुआ के पास थी, अभी कहाँ है नहीं पता क्योंकि हम लोग से कोई बातचीत नहीं होती है, ना निधि की, ना निधि के फैमिली वालों की। उनकी बुआ से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। और हुँ, जब इतनी बात फैल रही है इधर-उधर तो मे बी बेटी को इधर-उधर किया होगा। किसके हुँ, पास है हमें एग्ज़ैक्ट नहीं पता। निधि यहाँ 28 अक्टूबर तक थी, जिस फ्लैट में मेरे भाई की हुँ, डेथ हुई, में हुँ, सेंचुरी अपार्टमेंट। 28 तारीख को जब पुलिस के ऊपर थोड़ा-सा ये हुआ कि एफआईआर होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और मेरी हुँ, बहन निधि सोसाइटी में गई थी, बहन और बहनोई, तो वहाँ पता चला कि निधि कुछ दिन में फ्लैट खाली करने वाली हैं 2-3 दिन में। तो ये चीज़ लेके हुँ, हम लोग हमारी फैमिली वाले कंप्लेंट लेके वहाँ एसपी के पास गए कि ऐसा-ऐसा होने वाला है और निधि फ्लैट खाली करने वाली हैं। हुँ, वहाँ से हुँ, थाने में आई खबर, जाँच करने के लिए क्या बोला गया, क्या नहीं। निधि ने उसी दिन इमीडिएटली फ्लैट खाली कर दिया, सारा सामान लेके और अगले दिन सुबह वो वहाँ से चली गई, एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद हमें पता नहीं ओके, निधि कहाँ रह रही है कि रांची में रह रही है। पुलिस बोलती है कि नोएडा में ही है। रोहित मलिक बोलते हैं जो इस के जाँच अधिकारी थे, वो बोलते हैं नोएडा में ही है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कहाँ रह रही है वो। ओके। तो आपने कंप्लेंट दर्ज की निधि के खिलाफ क्योंकि आपका ये मानना है कि जैसे कि आपका भाई जैसे सुसाइड नहीं कर सकता है, तो आपको डाउट है कि ये सुसाइड नहीं कुछ और है। मेबी इट्स अ मर्डर या फिर शायद कुछ और कहानी है जो आप में से किसी को नहीं पता और क्योंकि निधि भाग गई उस फ्लैट को छोड़कर, तो आपने कोई कंप्लेंट बाद में आप रजिस्टर कर पाए उसके खिलाफ? पुलिस ने रजिस्टर की कंप्लेंट कोई? हाँ, क्या कंप्लेंट रजिस्टर की है मैम जिस दिन हम लेके गए कि वो भागने हुँ, वाली है तब भी रजिस्टर की और ओके। उसके बाद भी कंप्लेंट ले लेते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तब भी। जब वो कार्रवाई अभी भागने तक नहीं वाली हुई। जब बताया जा रहा है कि वो भागने वाली है और पुलिस वहाँ खुद हुँ, जा रही है और पुलिस के सामने भाग रही है तो पुलिस को रोकना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल। जाँच करनी हुँ, चाहिए, हुँ, सामने-सामने निकल गई। हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, जो चीज़ पुलिस को करनी चाहिए थी, जाँच करनी चाहिए थी, वो तो पुलिस ने की नहीं। जाँच करती तब तो पता चलता, सच्चाई पता चलती। हम तो अपनी तरफ से हुँ, आशंका ये नहीं, ये हो सकता है, पुलिस ने क्यों नहीं जाँच की? जब घर वाले कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि उसका उसका तो लग ही नहीं रहा था, कुछ उसका गया है, उसका कुछ खत्म हुआ है। कुछ भी नहीं लग रहा था हुँ, ऐसा। बिल्कुल एंड ये जो और पुलिस ये मैम कौन से पुलिस ने स्टेशन के अंडर जी, 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 ये बोलिए? डेथ सर्टिफ़िकेट निकलवाने में भी पुलिस ने उसकी बहुत मदद की। हमसे तो कंप्लेंट लेने के लिए 4-4 घंटे वेट करवाती थी और आयोग हुँ, खुद उसके साथ हॉस्पिटल कई बार गए डेथ सर्टिफ़िकेट निकलवाने के लिए। हुँ, जबकि ओके, बताया जा रहा था कि ये आरोपी है, तो इतनी हुँ, हड़बड़ी क्या थी डेथ सर्टिफ़िकेट निकलवाने के लिए? अगर वो सही होती तो आज नहीं 1 महीने बाद निकल जाता, क्या दिक्कत थी? हुँ, हुँ, पुलिस इतना हुँ, दे रही है उसका। तो डेथ सर्टिफ़िकेट निकलवा कर वो चली गई, मतलब वो डेथ सर्टिफ़िकेट भी उसी के पास है? ही नहीं गई। हाँ, डेथ सर्टिफ़िकेट निकलवा के ऑफ़िस दौड़ना शुरू मैम। मेरे भाई का टर्म अच्छा, इंश्योरेंस था, ऑफ़िस में पैसे हुँ, बनते हैं, अच्छे खासे बनते हुँ, हैं। तो हुँ, सबसे ज़रूरी तो यही था ना, पैसे ज़रूरी थे। भाई ज़रूरी नहीं था मेरा, पैसे ज़रूरी हैं, पैसे के लिए दौड़ रही हैं। हुँ, हुँ, हुँ एंड ये कौन से पुलिस स्टेशन के अंडर है? आप आपका ये ये केस? ये 39 सेक्टर अ 39 सेक्टर 39 नोएडा। जी मैम। ओके, ओके। तो फिलहाल मतलब इस केस का प्रेज़ेंट स्टेटस यही है कि आपने कंप्लेंट दर्ज कराई, पुलिस ने दर्ज भी की, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही है और इसीलिए आप अ, मैम इस केस का ना मज़ाक बना दिया गया। आप बताइए 14 सितंबर का केस है, रात हुँ, का। अगर 14 सितंबर को आई होती जाँच करने तो उसको मिलता। पुलिस 2 महीने बाद 14 नवंबर को गई है जाँच करने उस फ्लैट में। हुँ, फ्लैट खाली हो चुका है, डेंट पेंट हो चुका है, आरोपी भाग गई। पुलिस को वहाँ क्या मिलेगा? बिल्कुल कुछ मिलेगा? एंड आपने ये भी कहा है कि सारा सामान भी हटवा दिया गया वहाँ से, जो कि सही नहीं है। सारा सामान हट चुका है मैम। एक-एक पोर्शन पेंट हो चुका है, रेलिंग, ग्रिल सब कुछ। पूरा घर पेंट हो चुका है। पुलिस को क्या मिलेगा अभी जाकर के वहाँ पे? ये ये हुँ, मतलब सांत्वना देना, बच्चों के लिए खिलवाड़, ये हो गया है। 2 महीने बाद हुँ,
2 महीने बाद क्या मिलेगा? जब हम बार-बार बोल रहे हैं कि आइए, हम लोग 4 दिन तक उस घर में थे मेरे भाई की डेथ के बाद, उनका भी परिवार था, हुँ, हमारा भी। हुँ, आके आप एक बार बयान तो लेते, उस हुँ, लड़की से, उस औरत से पूछते तो हुआ क्या था? नहीं पूछा गया। उस समय तो शायद वो बता भी देती। अब तो वो, और वो हुँ। अपनी सोसाइटी में घूम के बोलती है मेरी पुलिस में सेटिंग है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, उनकी तो सोसाइटी ये में उसने कहाँ कहाँ पर कहा हाँ, ये बात उन्होंने? ये सोसाइटी में बोला है। अच्छा, उनकी ओके। सोसाइटी में कि निधि हुँ, बोलती है हुँ। कि उनकी पुलिस। आप लोगों ने हायर अथॉरिटी में जाने की कोशिश की? जैसे आपने किसी पुलिस के हायर अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की? मैम एसपी से बात की, कमिश्नर से बात हुँ, की, हुँ। क्या सबसे बोलते बात वो लोग? की। वो लोग यही बोलते हैं जाँच होगी। हम लोगों ने जाँच अधिकारी चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दिया था। अभी हुँ, 2-3 हुँ, दिन पहले चेंज हो गए हैं। रोहित मलिक को हटा करके लोकेंद्र राणा जी को बना दिया गया है जाँच अधिकारी। हुँ। अब वो करेंगे अच्छा। नए सिरे से जाँच। लेकिन जब मैम एविडेंस मिटा दिए गए हैं तो क्या जाँच करेंगे? मुझे नहीं मालूम हाँ। है। हुँ, ओके। अब अम, जो एविडेंस भी है उनका भी एक टाइम होता है। हम हुँ। लोग बार-बार बोल रहे हैं आप निधि से भाई का लैपटॉप कलेक्ट कीजिए। 2 लैपटॉप है उनके पास, फ़ोन है। पुलिस अच्छा, वो वो सब नहीं लैपटॉप कर रही वग़ैरह सब कुछ लेकर चली गई मतलब? जो भी एविडेंसेस थे वो सब कुछ लेकर भागी वहाँ से? है। उनका ओके। फ़ोन और दोनों लैपटॉप पास है। ओके, तो ये तो बड़ी अजीब बात है और शर्म की बात है कि पुलिस वालों का जो काम है, जो कर्तव्य है कि इन्वेस्टिगेट करना, वो लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। अगर जबकि ये आप किया लोग होता, ये कब कब का ये सॉल्व हो गया होता है केस, अगर पुलिस वालों ने जाँच सही ढंग से की होती। कुछ भी नहीं किया हुँ, मैम। कि परिवार किस तरह से परेशान हो कि मेरी माँ 67-68 साल की हो गई हैं, तबीयत खराब रहती है, पैर पैर काम नहीं करता ठीक से, स्टिक ले लेके कितनी बार वो गई हैं पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने नहीं, उल्टा इनको डाँटा है, 2-3 बार इनको डाँट दिया। आपकी मदर को पुलिस ने। जी, जी। ये तो यहाँ देखिए आम लोगों के साथ। हाँ, हुँ। देखिए हमारे देश की यही है क्या कहूँ मैं मतलब बहुत ही जैसे मैंने कहा कि शर्मनाक बात है ये कि इतनी बड़ी एक घटना घट गई, इतना कुछ हो गया। एक इंसान के परिवार वालों ने कंप्लेंट दर्ज कराई एक महिला के खिलाफ, लेकिन वो महिला उस जगह से सारे एविडेंसेस को लेकर उस घर को रिनोवेट करके सारे एविडेंसेस खत्म करके वहां से भाग जाती है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। अभी तक आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्ली कोई कुछ इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई और होगी भी तो कहाँ से क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है एविडेंस। इस महिला ने और क्या-क्या किया है, जो लोग इसको बहुत अबला नारी समझते हैं, इस महिला ने घटना के 11 अक्टूबर की बात है। 11 अक्टूबर को ये अपने भाई और एक और आदमी के साथ मेरी बहन के घर गई थी छतरपुर। वहाँ पे हुँ, वो लोग नहीं थे, गार्ड था, गार्ड के साथ इसके भाई ने मारपीट की क्योंकि इन लोग को डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। ये लोग उसके लिए हुँ, परेशान थे, तो किस तरह से निकलवाया जाए, सीधे से नहीं तो ज़बरदस्ती निकालेंगे, ये जाकर के वहाँ पे मारपीट करके आए। इसकी भी जानकारी हुँ, हमने छतरपुर पुलिस में दी है, वहाँ कंप्लेंट दर्ज है इनके खिलाफ। उसके बाद इस हुँ, महिला ने बना हमारे जो रेंटर्स थे, उनको धमकी दी फ़ोन करके हुँ, कि आप हुँ, लोग घर नहीं खाली करेंगे तो आप लोग के साथ अच्छा नहीं होगा। 9 तारीख को धमकी हुँ, दी, 12 तारीख को हमारा घर खाली हो गया, पूरा वीरान हो गया। 2 किराएदार थे, घर की सुरक्षा भी चले होती गए। थी, रहते। हाँ, हुँ, पूरा घर वीरान हो गया। उसके बाद इस महिला ने अभी 14 तारीख को सॉरी मैम, लास्ट वीक, मुझे डेट नहीं ठीक से याद आ रही है, मेरी मम्मी का सिम बंद करवा दिया। वो सिम सिम कार्ड, मेरे भाई ओके। वो सिम मेरे भाई ने दिया था और इस लेडी के नाम पे रजिस्टर्ड था। उसने मम्मी का हुँ, सिम हुँ, बंद करवा दिया। पोर्टल वगैरह या कहीं भी हमने कंप्लेन की है, उसमें मम्मी का यही नंबर है। तो उसने सिम अच्छा। बंद, इस नारी को लोग, जो लोग अबला समझते हैं ना, इतनी धूर्त, इतनी हुँ, शातिर है, और मुझे नहीं हुँ, पता इसके पास इतना दिमाग आ कहाँ से रहा है। हुँ, ऐसे-ऐसे चीज़ें ना, ऐसे-ऐसे, मतलब हम लोग की सोच से परे है जो-जो चीज़ें कर रही है ये। हुँ। कंप्लेन कहानी तो म हाँ, जी, हमने कंप्लेन की थी सीएम पोर्टल पे, वो बंद हो गया क्योंकि उससे कुछ भी आया होगा तो मम्मी के इस नंबर पे आया होगा, और नंबर इसने बंद करके रखा बंद है। करा सिम दिया, अपने नाम, हाँ, ताकि अपने नाम कोई पे उनसे पोर्ट कर। कम्युनिकेट ना कर पाए, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ किया, सिम बंद करा दिया। लास्टली तुलिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज है आपका सबके लिए, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सबके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं चाहती हूँ मेरी
मेरे भाई की मौत का सच पता चले, हमें पता चले कि एक्चुअली हुआ क्या था। हम चाहते हैं पुलिस अपना काम ढंग से करे और जो अगर वो ये पुलिस को लगता है कि ये आरोपी है सॉरी मैम हमें तो लगता ही वो आरोपी है, जिससे हुँ, हम चाहते हैं मैम कि अगर उसने आत्महत्या जैसे ये कह रही है आत्महत्या की है, तो भी तो वजह यही है और हमें ये डाउट होता है कि आत्महत्या नहीं है। मेरे भाई की नाक से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी मैम, डेथ के बाद, अच्छा। जब उसको मोर्चरी में हुँ, रखा गया था, बहुत ज़्यादा उसको हुँ, ब्लीडिंग हो रही थी। गले पे हुँ, निशान तो बना हुआ लेकिन और उसके लिप्स वगैरह बिल्कुल ब्लैक हो गए थे। तो हमें समझ हुँ। में नहीं आ रहा है मैम, उसको हैंग किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ़ ये बता रही है कि वो हैंग हुआ है। हम चाहते हैं इसकी जाँच सही ढंग से हो, निष्पक्ष ढंग से हो, हमें सच पता चले और इसी के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। ओके, ओके। अ, तुलिका जी, मैं यही उम्मीद करूँगी कि आपको, आपके परिवार को, आपके भाई को जल्द से जल्द जस्टिस मिले। फ़ॉर्म इन इंडिया हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेंगी। इसलिए हमने ये इंटरव्यू किया आपका ताकि ऐसी घटनाओं के बारे में लोगों को पता चले एंड जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है, आपकी इस केस से रिलेटेड, वो कुछ एक्शन ले। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड मैं लास्ट यही कहूँगी कि आप उम्मीद मत खोइएगा। जितना हो सके कोशिश कीजिए कि इस लड़ाई को आप लड़ें और हम आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। और थैंक यू मैम। हमारे प्लेटफ़ॉर्म में आकर आपकी इस कहानी को बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, आप ब्रेव हैं, काफ़ी ब्रेव हैं कि आपने इतनी हिम्मत की कि आप इस स्टोरी को बता पाए एंड लोगों तक आपकी बात, आपके भाई की कहानी पहुँचा सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। सच्चाई का अ, हमें ये नहीं पता कि सच्चाई असली जो सच्चाई है वो कभी बाहर आएगी कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी। इसलिए मैं फिर से आपका धन्यवाद कहूँगी कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आए। बहुत-बहुत धन्यवाद एंड आई होप यू गेट जस्टिस सून तुलिका जी। थैंक यू मैम।